नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले दो छोटी छोटी अपील। पहली अपील ये कि सत्यहिंदी.com आपसे उम्मीद करता है कि आप हमें आर्थिक मदद करेंगे, हमें आर्थिक डोनेशन देंगे, क्योंकि ईमानदार पत्रकारिता के लिए बेहद जरूरी है। हम अगर किसी कॉर्पोरेट हाउस से जुड़ेंगे या सरकार से विज्ञापन लेंगे तो जाहिर सी बात है फिर हमें उन पर निर्भर रहना पड़ेगा और ईमानदार और निडर पत्रकारिता संभव नहीं हो पाएगी। दूसरा, सत्यहिंदी.com का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश, हालांकि चुनाव अभी 7 महीने दूर हैं, लेकिन जिस कदर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, जिस कदर वहां पे एक के बाद एक दूसरे नेता का आना जाना लगा हुआ है, जिस तरीके से रैलियां शुरू हो गई, एक तरीके से कोरोना के बावजूद भी नेताओं का मिलना जुलना शुरू हो गया है। ऐसे में सबकी निगाह इस वक्त उत्तर प्रदेश में है कि क्या पश्चिम बंगाल की तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव भी उतना ही ज्यादा उत्तेजक, बिटर और मुद्दों से भरा होगा या फिर कुछ और होगा। जहां तक अभी के ताजा हालात लगते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार जो है 2017 की तुलना में ज्यादा गर्माहट होगी, ज्यादा एक्साइटमेंट होगा। और इधर एक एक चीज पर चर्चा हो रही है। मायावती ने पिछले दिनों ब्राह्मण वोटों को टारगेट करने के लिए 18 उत्तर प्रदेश के मंडल में ब्राह्मण सम्मेलन करने का ऐलान किया है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा को दे दिया है। उधर समाजवादी पार्टी परशुराम यात्रा करने की बात कर रही है। सोनिया गांधी भी ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी तो मानकर चलती है कि ब्राह्मण वोटर सिर्फ उनके पास है और किसी के पास नहीं है। और जो CSDS का डेटा भी है वो भी इस बात को साबित करता है कि चाहे 2014 हो या फिर 2017 हो या 2019 हो, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी पर ही अपना भरोसा और विश्वास जताया है। और आपके मन में सवाल होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता कितने प्रतिशत हैं। मैंने भी थोड़ी रिसर्च की तो पता चला रफली अगर आप कह सकते हैं 10 से 12% तक ब्राह्मण वोटर उत्तर प्रदेश के अंदर है। और 10 से 12% किसी भी समुदाय के लोगों का होना अपने आप में एक बहुत ही मजबूत स्थिति उनको प्रदान करता है। जाहिर सी बात है इस वोटर को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं, खासतौर पर ऐसे मौके पर जबकि विपक्षी पार्टियों को यह लग रहा है कि ब्राह्मण वोटर जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान उनसे नाराज हुआ है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी के प्रसाद जी को जो है, जितिन प्रसाद को, वो भारतीय जनता पार्टी अपनी टीम में लेकर आई है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये नाराजगी बरकरार रहेगी आने वाले 7 महीने तक? क्या ब्राह्मण वोटर योगी और नरेंद्र मोदी को इस बार गच्चा देने वाला है, या फिर आलोचना कुछ भी करेगा लेकिन अंत में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा? और क्या योगी आदित्यनाथ का ठाकुर होना और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच में एक अनकहा प्रतिद्वंदता है, ये उसका नतीजा है कि उनको लगता है कि जो सरकार है पिछले 4.5 सालों से, ये सरकार ब्राह्मणों की अनदेखी कर रही है। तो क्या कुछ होने वाला है, इसी पर करेंगे चर्चा। इस बार हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं बद्री नारायण जी, जिनकी किताब रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व इस वक्त आ चुकी है। वो उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और RSS जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रही है उस पर उनकी किताब है, उस पर उनकी विशेष स्टडी है। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं, जिन्होंने RSS पर किताब लिखी है और योगी आदित्यनाथ पर खासतौर पर उनकी बायोग्राफी लिखी है। बीजेपी पर भी इनकी किताब है, काफी किताबें लिख चुके, 4 तो मुझे याद है, बाकी 5वीं का मुझे ध्यान नहीं है, अगर कुछ और कर रहे हो तो बात अलग है। रविकांत जी हमारे साथ हैं, जो इस वक्त दलित चिंतक है। हमारे साथ सिद्धार्थ कलन जी और हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, साथ ही साथ CNBC आवाज के पूर्व संपादक आलोक जोशी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विजय जी, आपने एक लेख लिखा सत्य हिंदी के लिए, उससे मुझे प्रेरणा मिली कि इस विषय पर हमें बहस करनी चाहिए। क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण वोटरों पर इस बार सबकी नजर है कि परशुराम यात्रा भी है। 2017 में तो कहा गया था राम लहर है, अब कह रहे परशुराम लहर है। क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया ब्राह्मण? आशुतोष जी, आपने जैसे खुद ही जिक्र किया है कि एक तो 12% 13% वोट है, लेकिन पिछले यदि आप याद करें उत्तर प्रदेश की राजनीति को, इतिहास को, तो 1989 के बाद करीब करीब जब नारायण तिवारी आखिरी बार मुख्यमंत्री रहे थे कांग्रेस के, उसके बाद से कोई ब्राह्मण नेता मुख्यमंत्री वहां नहीं बना, कोई बड़ी लीडरशिप नहीं रही। और लगातार खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति को मैं 2 हिस्सों में बांटता हूँ। 1950 to 89 जब ब्राह्मणों का हिस्सा रहा, 39 साल में 19 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। फिर जब मंडल
का रिपोर्ट आई और मंडल युग शुरू हुआ राजनीति का, तो 1989 से 2017 तक में जो बाकी के जो साल हैं उसमें एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं लगा। विजय जी, आपका कनेक्शन नेटवर्क हमारे ख्याल से विजय जी का टूट गया है, ऐसे में उनसे संपर्क होना मुश्किल है। विनोद जी, ये पॉलिटिकली जो इस बार की जो बात की जा रही है कि दरअसल ब्राह्मण वोटर पर सबकी नजर है, आखिर क्यों ये बार बार कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर उनके अंदर नाराजगी और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को डिच कर सकते हैं? आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा विनोद जी। विनोद जी, अनम्यूट करना होगा अपने आप को। जो विजय जी बात कर रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जवाब दूंगा कि 1947 से उत्तर प्रदेश में 1989 तक सबसे ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिए। फिर ठाकुर मुख्यमंत्री भी बने, वैश्य भी बने। पहला पिछड़ा मुख्यमंत्री जो है रामनरेश यादव बने 1977 में, और उसके बाद मायावती जी बनी पहली दलित मुख्यमंत्री। 90 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के 4 मुख्यमंत्री बने, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, रामप्रकाश गुप्ता और योगी आदित्यनाथ। जबकि भाजपा को ब्राह्मणों ने बहुत समर्थन दिया, लेकिन कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। मायावती जी ने 2007 में ब्राह्मणों को जोड़ा अपने साथ, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है का नारा देकर के, तो ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। और उसके बाद सतीश मिश्रा जी को मौका दिया गया कि वो ब्राह्मण नेता बन के उभरे, और सतीश मिश्रा जी ने अपने रिश्तेदारों को ब्राह्मणों के नाम पर काफी लाभान्वित किया पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर। अखिलेश जी 2012 में तो ब्राह्मण उनसे भी छिटका, सपा के साथ जुड़ा कुछ हद तक, और अखिलेश जी की सरकार आई उसके बाद फिर। लेकिन 2014 से जो है जो ब्राह्मणों का मूवमेंट हुआ वो बीजेपी की तरफ से बहुत तेजी से हुआ। 1990 में भी हुआ था। 90 में जब मुलायम सिंह यादव को कांग्रेस ने समर्थन दिया, वहीं से ब्राह्मण जो है उसने कांग्रेस को छोड़ा था, और उसके बाद से वो ब्राह्मण बीजेपी के साथ चला गया था। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जैसी शख्सियत जो है वो उत्तर प्रदेश से आती थी और वो भारतीय भाजपा के सर्वोच्च नेता थे, तो सारा ब्राह्मण सेंटीमेंट उनके साथ जुड़ गया था उत्तर प्रदेश। और देश में पहली बार वाजपेयी सरनेम लगा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बना था। वही तो ब्राह्मण तो मतलब बहुत बने, लेकिन जो वाजपेयी, शुक्ला, तिवारी, मिश्रा, पांडे, ये जो उत्तर प्रदेश का सेंटीमेंट है ये अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए वो हुआ। लेकिन चूंकि अभी आपने कहा कि ब्राह्मणों और ठाकुरों में एक परंपरागत राइवलरी है, पॉलिटिकल राइवलरी, और मैं तो अपने बचपन से देख रहा हूँ, शुरू से है। पॉलिटिक्स में भी है, गांव में भी अगर पार्टी बंदी होगी, ग्राम प्रधान का चुनाव होगा तो उसमें भी सामने आ जाती है। वो वैसे बड़ा मिलजुल के भी रहेंगे साथ में, लेकिन राजनीतिक रूप से वो जो है वो एक दूसरे को वो होते हैं। चाहे वो यहाँ तक माफिया गिरोह में भी जो है जाति के नाम पर चलता रहा बहुत दिनों तक। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच राइवलरी होती रही है। इस तरह के किस्से बहुत हम लोग सुनते रहे, चलते रहे। लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक ही मैसेज गया, एक अवधारणा बनी कि साहब ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, ब्राह्मणों को जो है। हालांकि ये बात भी सही है कि योगी आदित्यनाथ के अभी तो दोनों जो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी थे वो अवस्थी थे अभी हाल तक। उसके पहले अनूप पांडे थे ब्यूरोक्रेसी में। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है दिनेश शर्मा है, हृदय दीक्षित हैं, ब्रजेश पाठक हैं। ऐसा नहीं है, भागीदारी ब्राह्मण नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में मिली हुई है। लेकिन जमीन पर जो मैसेज है, जो अवधारणा है, वो ये है कि ये जो ब्राह्मण नेता है इनके अंदर वो दम नहीं है जो ब्रह्मदत्त द्विवेदी में थी, जो कभी कमलापत्र पाठी जैसे या बहुगुणा जैसे ब्राह्मण नेताओं में होती थी। वो एक धारणा बनी हुई है। और खासकर सबसे ज्यादा इसमें अगर स्पार्किंग पॉइंट था तो विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ, और विकास दुबे से सहानुभूति नहीं थी किसी को, लेकिन उसके अलावा जो एनकाउंटर्स हुए, और खासकर वो लड़की जो अभी भी जेल में खुशी दुबे, इसको लेकर के जिस तरह का ट्रीटमेंट हुआ, और जिस तरह एक मैसेज दिया गया कि लगता है कि अपराध के नाम पर, अपराध मिटाने के नाम पर ब्राह्मणों को जो है उनका सफाया किया जा रहा है। फिर कई ब्राह्मण बाहुबली जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, विजय मिश्रा और इस तरह। तो ये एक अवधारणा बनी। अब आपने अभी जितिन प्रसाद का नाम लिया, जितिन प्रसाद सबसे ज्यादा इस अवधारणा को फैलाने वाले थे। वो ब्राह्मण चेतना परिषद बना करके बाकायदा जो है उन्होंने चिट्ठियां डाली थी सारे जिलों में, सारे ब्राह्मण संगठनों को। वो बाकायदा जो है पूरा जो है एक नेटवर्क बनाया था उन्होंने सबसे ज्यादा आरोप लगाए थे योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कि ब्राह्मण विरोधी सरकार है। तो ये धारणा बन गई। लेकिन मेरा मानना अभी भी है आशुतोष जी कि अभी भी ब्राह्मणों वोटरों का 70% 80% जो है अभी उनकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन वो बीजेपी के ही साथ हैं। बीजेपी को छोड़ करके अभी जाने का कोई विकल्प उनके सामने नहीं है, क्योंकि भागीदारी के सवाल पर अभी भी भाजपा उनको
वो एक मुफीद पार्टी अपनी पार्टी रखती है, एक भाजपा के साथ उनकी बिलोंगिंगनेस है जो पहले कभी कांग्रेस के साथ होती थी। ठीक है विनोद जी, जो बात आप करें, बद्री नारायण जी, आपने पिछले दिनों वहां पे जो जातिगत आधार पे आरएसएस और बीजेपी की राजनीति को बहुत करीब से देखने की कोशिश की है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आरएसएस की तरफ से लगातार कोशिश ये हुई कि पिछड़े और दलितों के बीच में उनकी पहुंच हो और उनको अपने पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया था। जो भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरागत छवि थी कि बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी है, वो तोड़ने की कोशिश की। क्या वो कारण है जिसकी वजह से ब्राह्मण आज अपने आप को थोड़ा सा उपेक्षित महसूस कर रहा है कि जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों की भागीदारी बढ़ रही है आरएसएस बीजेपी में, या वाकई में योगी सरकार की जो छवि एक राजपूत और ठाकुरों वाली हुई है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है? देखिए आशुतोष जी, ये जो हम लोगों का कहना है कि ब्राह्मणों में नाराजगी बढ़ रही है, ये अगर आप उसके रूप में से देखें तो इसका अभी तो कोई सर्वे नहीं है हमारे पास, ये कोई डेटा नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों का एजम्पशन है कि ब्राह्मणों में नाराजगी बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बढ़ रही है, जब मैं ये कह रहा हूँ तो एक सिर्फ डेटा की बात कह रहा हूँ, कोई सर्वे नहीं है, कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है। लेकिन बातचीत में कई बार आपको ये सुनाई पड़ सकता है, ये जो नैरेटिव आप कह रहे हैं, जो ये विनोद जी बता रहे थे कैसे कैसे विकास हुए और ये सारा कुछ हुआ, वो बातचीत में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन ये बात भी विनोद जी की बात से मैं लेना चाहता हूँ कि वो नाराजगी अगर है तो भी बीजेपी को छोड़ के कहीं और जाना, अभी उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब आपका जो प्रश्न था कि क्या ये जो कैरेक्टर में चेंज हो रहा है बीजेपी का, यानी जो उसका जाति जो बेस है, बेस वोट है, उसमें ये जो नई जातियां जुड़ रही हैं जो उसके ट्रेडिशनल बेस वोट नहीं थी, क्या उसके कारण ट्रेडिशनल बेस वोट में कहीं रिएक्शन हो रहा है? ये देखिए होता ही है, मतलब ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब आपका ट्रेडिशनल बेस वोट में नई बेस वोट जुड़ती है और उसका रिप्रेजेंटेशन, चूंकि संख्या ज़्यादा है उसकी, तो उसको रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा। तो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो आपको थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप मार्जिनलाइज हो रहे हैं। लेकिन जो जैसा कि फिर से मैं विनोद जी की बात की तरफ लौटता हूँ कि उनके पास उनको वो एक तरह से एट होम अपना फीलिंग, यानी ब्राह्मणों में बीजेपी के प्रति एक खास तरह का अपना का बोध है। यानी जब बीएसपी में ब्राह्मण वोटों का मोबिलाइजेशन हुआ था, तब भी आप देखेंगे कि कोई बहुत इतना बड़ा परसेंट नहीं गया था उनकी तरफ ब्राह्मण वोटों का, एक सेक्शन गया था जो तो ये ब्राह्मण का एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है बीजेपी के साथ जो इवॉल्व हुआ है, जो पहले नहीं था, पहले कांग्रेस के साथ था, बाद में इवॉल्व होकर इधर आया है। लेकिन अगर आप देखें कि इस बार मुझे लग रहा है आशुतोष जी कि ब्राह्मण, यानी यार मैं सवाल भी खड़ा कर रहा हूँ कि क्या ब्राह्मण एक होमोजेनियस वोट बैंक इस बार भी बना रहेगा वैसे ही जैसे पिछले चुनाव में रहा है किसी के लिए, या जैसे ब्राह्मण वोटों में फ्रैगमेंटेशन की संभावना है, क्या है कि क्या नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि एक मेजॉरिटी अभी भी 70-80% जो कहा विनोद जी ने एकदम सही है, वो बीजेपी की तरफ उनका लगाव बरकरार है आलोचनाओं के साथ। जैसे जाटुओं में मायावती को आलोचना भी करेंगे तो वोट देंगे मायावती को भी आलोचना की, ऐसे ही ब्राह्मणों के लिए बेस वोट है, एक तरह से पार्टी का जो एक अपना बेस वोट ये उसके कैरेक्टर को भी डिफाइन करती रहेगी लंबे समय तक। लेकिन अब उस कैरेक्टर में नया चेंज आएगा क्योंकि नया बेस वोट बना है, यानी बेस वोट आपके कैरेक्टर को चेंज करती है, पार्टी के कैरेक्टर को बदल देती है। तो अब ये नया, यानी दोनों एक दूसरे को बदलते हैं, जो ले आने वाला होता है वो उसको मोबिलाइज करता है और जो मोबिलाइज होता है वो पार्टी के नेचर को बदलता है। तो ये चेंज भी भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी में अभी बहुत सारे परिवर्तन आने हैं, यानी जिनकी शुरुआत आपको दिखाई पड़ रही है और वो उसके पूरे कैरेक्टर में आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे क्योंकि मोबिलाइजेशन एक नई सोशल क्लासेस की तरफ बढ़ रही है। बट बद्री नारायण जी, मैं आपसे एक दूसरा सवाल यही पूछना चाहता हूँ। वो सवाल इस बात को ये है कि ब्राह्मणों या क्षत्रियों को या अपर कास्ट को जो मंडल की पॉलिटिक्स के आने के बाद उनको तकलीफ हुई थी क्योंकि उनका जो वर्चस्व था, जो सामाजिक वर्चस्व था, जो राजनीतिक वर्चस्व था, वो खत्म हुआ था। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अचानक आने के बाद फिर वो लंबे समय तक गायब भी हो गई थी। अगर आज भारतीय जनता पार्टी का अगर मंडलीकरण होता है या उसमें ओबीसी और दलितों को अगर उसमें प्रमुखता दी जाती है तो जो अपर कास्ट का जो डोमिनेंस था वो टूटता है
यानी उसकी जो शिकायत समाजवादी पार्टी से थी, उसकी जो शिकायत बीएसपी से थी, वही शिकायत अब बीजेपी से होगी। तो फिर वो बीजेपी को छोड़कर क्यों नहीं नए पोस्चर, नए मैदान खोजने की कोशिश करेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, नए मैदान खोजने की कोशिश करेगा, लेकिन नया मैदान है कहाँ, जाएगा कहाँ? जो पार्टियां हैं, या एसपी में जाएगा तो भी उसको सेकंड यानी यादव के नेतृत्व के अंतर काम करना पड़ेगा। बीएसपी में उसका जो रिश्ता है वो पहले से डिफाइंड है, आप जानते ही हैं, ब्राह्मण दलित अलायंस हो चुका है एक बार। उसके बाद कौन बचता है? कांग्रेस अभी अपने पूरे कैरेक्टर को ही डिफाइन नहीं कर पा रही है। जो कैरेक्टर जो एक अपना उसका नेचर जो चेंज जो वो बदला है, अब वो क्या नए रूप से अपने को कैसे डिफाइन करे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है उसके सामने की। क्योंकि वो कभी कभी आपको दिखाई पड़ता है कि खास तरह के राइट पॉलिटिक्स, कभी दिखाई पड़ता है लेफ्ट पॉलिटिक्स, कभी दिखाई पड़ता है ये, कभी दिखाई पड़ता है वो। तो उसके सामने अपने कैरेक्टर को ही, कैरेक्टर मतलब जो सोशल कैरेक्टर, जो सोशल बेस का कैरेक्टर है, उसको डिफाइन करने का एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो जाएगी कहाँ? अपनी पार्टी ब्राह्मण पार्टी बना नहीं सकती, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसी पार्टी कम्युनिटी रह नहीं गई है जो उस तरह से मोबिलाइज होती हो। जो कास्ट इज इम्पोर्टेंट, बट कास्ट पार्टी नहीं बना सकती। तो ऐसे में वो जाए कहाँ? और ये सबको लग रहा है कि ब्राह्मण लगातार लूज करता गया है पॉलिटिक्स में, यानी उसके अपने जो बड़े फेसेस थे, अब आप देखिए बीजेपी में भी कोई बड़ा फेस नहीं है ब्राह्मण के, किसी भी पार्टी में कोई बड़ा फेस नहीं है। जो ये फेस का लॉस हुआ है, न केवल ब्राह्मण जी, ढेर सारे प्रकाश में हुआ है। अभी तो ये आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हो गए हैं, तो ठाकुर लीडर आपको दिखाई पड़ने लगे, या राजनाथ सिंह जी है, सब में एक लूज वो हुआ है। लेकिन ओबीसी दलित में नए चेहरे उभरे हैं, और लगातार, क्योंकि डेमोक्रेसी उनको पावर कर रही है, जो उनको फोर्स दे रही है डेमोक्रेटिक संख्या पर उनको दे रही है। और ये जातियां अपना उस तरह से जो पहले जो इनमें प्रोमिनेंस था उसको बचाए नहीं रख पा रही है, क्योंकि नंबर उनके साथ उस तरह से। भारत ठीक है, 3 बड़ी जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, यादव, ब्राह्मण और जाटव, और ये 3 बड़ी जातियां हैं, लेकिन ये 3 अलग अलग राजनीति के बेस है। अकेला ब्राह्मण कुछ नहीं कर सकता जब तक उस पर और सोशल कम्युनिटी उसके साथ नहीं जुड़े, तब तक वो किसी भी पार्टी को विनेबल नहीं बना सकता, मजबूत कर सकता है, विनेबल नहीं बना सकता। ठीक है रविकांत जी, उत्तर प्रदेश के अंदर एक अद्भुत नजारा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलितों पिछड़ों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रही है, और मायावती जो है वो ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही हैं। उनको दलित सम्मेलन करना चाहिए था, उनको दलित त्योहार मनाने चाहिए थे, दलित फेस्टिवल करने चाहिए थे। वो 18 उत्तर प्रदेश के मंडलों में वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, और उसके अलावा अयोध्या से उसकी शुरुआत कर रही हैं। तो बीजेपी का तो मंडलीकरण हो रहा है और बीएसपी का कमंडलीकरण हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? ये कौन सी राजनीति चल रही है इस वक्त? देखिए, बीएसपी तो मुझे लगता है कि अपने पुराना जो उनका फॉर्मूला था 2007 वाला, शायद वो उसको दोहराने की कोशिश कर रही है। और 2007 में उनको 206 सीटें मिली थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और उसके बाद इधर पंचायत चुनाव में भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी ना हो, लेकिन उन्होंने हर विधानसभा की एक जिला पंचायत सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा था, और उसमें उनको सफलता भी मिली है। और इधर जो एक नैरेटिव जो पूरा गढ़ा गया, मैं उसको नैरेटिव ही कहता हूँ कि ब्राह्मण नाराज है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत नाराजगी हो, लेकिन मैं समझता हूं कि वो नैरेटिव इसलिए गढ़ा गया था कि जिस तरीके से एनकाउंटर हुए थे मुसलमानों के, यादवों के, अन्य पिछड़े के, दलितों के, और दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे, यादवों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे, तो इस पूरे कुव्यवस्था को एक तरह से दूर करने के लिए ब्राह्मणों की नाराजगी का पूरा नैरेटिव गढ़ा गया। और उसके बाद बताया गया था कि बीजेपी से वो नाराज है, और बीजेपी से नाराजगी मैं समझता हूं कि उसकी सिर्फ इतनी है कि वो ये चाहता है कि 1989 के बाद, माने 3 दशक हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के इसके पहले भी 3 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, जो उनके वोटिंग भी कम है, 5 से 7% ठाकुर वोट है, जबकि 10 से 12% ब्राह्मण वोट है। तो बीजेपी को ये लगता है, बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं को ये लगता है, उनके वोटर को ये लगता है कि साहब हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए था। तो नाराजगी सिर्फ इतनी है। जैसा कि विनोद जी ने कहा कि बहुत सारे अधिकारी ब्राह्मण हैं, आप देखिए ठेका पट्टा में ब्राह्मण है, पुरस्कार में ब्राह्मण है,
और वहां से लेकर के मलाईदार पदों पर ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये सब माने पूरा जो सवर्ण तबका है वो वहां पर बैठा हुआ है। बाकी जो जिसका आप कह रहे हैं कि मंडलीकरण हो रहा है, जिसको बहुत जोर शोर से मंडल पार्ट 2 कहा गया, आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम उनका स्वागत करना चाहते थे, उनको पेश करना चाहते थे। दरअसल वो मुखौटे हैं कि उन्हें सामने ला करके कि इतने दलित और पिछड़े हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी कोई आवाज नहीं है, कि उनकी कोई आवाज हो। जिस तरीके से नीट में ओबीसी के आरक्षण को दरकिनार कर दिया गया, या उत्तर प्रदेश में 69,000 जो भर्तियां हुई उसमें दरकिनार कर दिया गया, किसी भी बीजेपी के दलित और पिछड़े नेता में आरक्षण से लेकर के दलितों के उत्पीड़न जैसे सवालों पर बोलने की हिम्मत नहीं है। हाथरस केस में हम लोगों ने देखा कि तमाम दलित बीजेपी के नेता अपराधियों के साथ खड़े हुए थे। तो ये तो हालात हैं बीजेपी के। जो आपका सवाल था दूसरा जुड़ा हुआ कि मायावती जो कर रही है, पहले तो मैंने कहा कि वो 2007 को दोहराने की कोशिश में है, लेकिन मुझे लगता है कि जो विनोद जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ब्राह्मण बहुत मुश्किल से कहीं जाएगा, क्योंकि वो एक ही सूरत में जाता है अगर बीजेपी कमजोर हो। अभी वो स्थिति नहीं है कि बीजेपी बहुत कमजोर है, तो ब्राह्मण फिर अपना तलाश करता है वो ठिकाना कि जिसकी सरकार आ सकती है, क्योंकि वो हमेशा सत्ता में रहने की कोशिश करता है। मायावती का अगर लगेगा, जिसे हमें कोई इधर उम्मीद नहीं दिखती है, अगर ये लगेगा कि मायावती आ सकती है, उनके पास 11% तो जाटव वोट है, लेकिन अब इसके अलावा जो दलित जातियां हैं वो मायावती के साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ जा चुकी है, तो बहुत मुश्किल है उनके साथ, वो कितना भी कर ले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जहां पर ब्राह्मण प्रत्याशी हो और जिताऊ लग रहा हो और बीजेपी में ब्राह्मण प्रत्याशी ना हो, तो वहां निश्चित तौर पर बीएसपी को ब्राह्मण वोट कर सकता है, लेकिन वो बीएसपी के साथ उस तरह से नहीं जा सकता जिस तरह से 2007 में गया था। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, तो फिर ये जो क्या ये नैरेटिव वाकई में गढ़ा गया, और ये क्या एक अफवाह है, प्रोपेगेंडा का हिस्सा है कि ब्राह्मण वोटर दरअसल भारतीय जनता पार्टी से नाराज है क्योंकि वहां पे एक ठाकुर मुख्यमंत्री हैं जो ठाकुरवाद पे भी विश्वास करते हैं? देखिए, नैरेटिव गढ़ा नहीं गया है, दरअसल नाराज है, लेकिन साथ ये है कि क्या नाराजगी इतनी ज्यादा है कि वो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को हराने में तब्दील हो रही है? तो मुझे लगता है इस जगह पे बद्री नारायण जी और विनोद जी और रविकांत जी सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि अभी भी करीब 70% हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ है ब्राह्मणों का। लेकिन रविकांत जी ने इस बात को हम लोग जब पिछली बार डिबेट कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा था कि हर विधानसभा सीट पर एक जिला पंचायत सदस्य मायावती ने ब्राह्मण खड़ा किया और एक प्रयोग किया। पिछली बार जब ये कहा था इन्होंने, उसके बाद हमने इस प्रयोग का उस प्रयोग को हमने थोड़ा जांचा। 9% सीटों पर सफलता मिली और उन 9% कुल सफलता मिली जिला पंचायत की सीटों पे, लेकिन ब्राह्मण कैंडिडेट जहां उन्होंने उतारे वो सफलता का प्रतिशत उनका 40% रहा। तो मुझे लगता है कि सफलता का ये जो फीसदी है, इसको देखकर शायद मायावती में थोड़ा उत्साह भी आया होगा, जिसके चलते अचानक आनन फानन में सारी जगहों पर ब्राह्मण सम्मेलन शुरू हो गए और ये हो गए। और ये बात बिल्कुल ये भी सही कहा रविकांत जी ने, 2007 में भी ब्राह्मण और दलित का जो सामाजिक समीकरण बनाने का दावा था, वो दावा भी अपने आप में सत्य नहीं था। हाँ, ये सत्य था कि मायावती ने जहां जहां ब्राह्मण कैंडिडेटों को टिकट दिया था वहां पर ब्राह्मणों ने किसी अन्य पार्टी की बजाय मायावती के कैंडिडेट को चुना था। और ये स्थिति इस बार हो सकता है। मैं पश्चिम की बात तो मुझे ऐसा नहीं नजर आता है, लेकिन कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों में मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी से जो नाराजगी है ब्राह्मणों की, वो नाराजगी अपने सजातीय प्रत्याशी के पाने पर, वो बहुजन समाज पार्टी का भी हो सकता है, समाजवादी पार्टी का भी हो सकता है, उस दशा में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार अपने सजातीय प्रत्याशी को किसी अन्य दल से पाकर वोट कर सकते हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज जो बद्री जी कह रहे थे कि क्या ब्राह्मण एक जो होमोजेनिटी की बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि एकजुट होकर ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कमर कस चुका है। अभी ये स्थिति अभी मुझे कम से कम नजर नहीं आ रही है। और जो नैरेटिव की बात है, देखिए, मुख्य सचिव ब्राह्मण हो, डीजीपी ब्राह्मण हो,
मैसेज ऊपर से नीचे तक ये गया है और ये मैसेज बहुत व्याप्त है कि ठाकुरों की सरकार है, और इस मैसेज को पुख्ता करता है। ये बड़ा नॉन थ्योरेटिकल बात आपको लग सकती है, लेकिन माइक्रो लेवल पे ये सारा मैसेज जो जाता है वो पुलिस की तैनाती से होता है, और जो पुलिस की तैनाती यानी कि थानों का जो थानेदार होता है, जो कोतवाल होता है, इस स्तर की जो तैनातियां हुई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 4-5 सालों में, वहां पर जो ठाकुरों का वर्चस्व दिखाई पड़ता है और उसका असर ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में नजर आता है कि ब्राह्मणों को कई जगह ऐसा लगता है कि भी ठाकुरों की सरकार चल रही है। वो एक मैसेज तो पूरी तरीके से है, लेकिन वो मैसेज जो नाराजगी पैदा कर रहा है वो नाराजगी हराने के लिए तब्दील हो रही है, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि बाकी सभी लोगों की ये राय है कि ब्राह्मण सत्ता के खिलाफ बड़ी मुश्किल से जाएगा, तब तक नहीं जाएगा जब तक सरकार बनते दिख रही है, तो वो अभी आने वाले दिनों में ही पता चल सकता है। बट आलोक जी ये बताइए कि जो आप जिस उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों की भरमार थी, जहां से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्राइम मिनिस्टर निकले, जवाहरलाल नेहरू को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कहा जाता था, इंदिरा गांधी को भी ब्राह्मणी एक तरीके से माना जाता था, तो वैसे में वहां पे आज बड़े तेवर वाले ब्राह्मण नेताओं की अकाल क्यों पड़ गया, किस लिए पड़ गया, क्या कारण है? बड़ा सिंपल है आशुतोष इसका जवाब। ये जो पुराने ब्राह्मण नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, 1979 तक मुख्यमंत्री रहे, इनमें से कोई भी ब्राह्मण नेता होने के कारण ब्राह्मणों के वोटों के भरोसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना था। अटल बिहारी वाजपेयी अगर खड़े हो जाते कि मैं ब्राह्मण नेता हूं, मुझको प्रधानमंत्री बना दो, तो कोई नहीं बनाने वाला था। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की उग्र राजनीति में एक सौम्य चेहरा थे, इसलिए वो एक्सेप्टेबल थे। और ये हकीकत उन सब नेताओं की है जिनको आप गिना रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। इस प्रदेश की जनता बड़े पैमाने पे मानती थी कि ये हमारे प्रतिनिधि हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे भी थे जिनकी जीत का कारण वो खुद नहीं थे। उनकी जीत का कारण या तो इंदिरा गांधी थी, जवाहरलाल नेहरू थे, कांग्रेस का वोट था। तमाम लोग, आपको ये पता ही होगा कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद तक दक्षिण भारत के गांवों में जब लोग पूछते रहे बूढ़ी महिलाओं से कि कौन देश का प्रधानमंत्री है, तो वो इंदिरा गांधी का नाम लेती थी। तो ये नाम चल रहे थे समाज में। सिद्धार्थ तो एक इनका परिवार राज परिवार है, जहां अब ये इस वक्त तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बराबरी के और साम्यवादी टाइप के हो गए हैं, लेकिन ये उस राजघराने से आते हैं। इसके तो उस जगह जहां ये इनके पूर्वज होते थे, परिवार था, वहां ये माना जाता था कि ये परिवार के लोग हमारा हित देखते हैं। बहुत जगह ऐसा था कि साहब बड़े जालिम हैं, मार मार के काम करवाते हैं, लेकिन बहुत जगह खास तौर पे ब्राह्मणों को, पंडितों को ज्ञानी और हित चिंतक माना जाता था। इस वजह से वो राजनीति में ये हैसियत उन्होंने हासिल की थी। लोग ये देखते थे इन ब्राह्मणों में बहुत शातिर ब्राह्मण भी हो सकते हैं जो अपना हित साधने के लिए तमाम तरह के राजनीतिक समीकरण जोड़ते होंगे। लेकिन आज की तारीख में दिक्कत यह है कि अलग अलग वर्ग चेतना जो खड़ी हो गई है, ओबीसी देखता है और बैकवर्ड देखता, दलित देखता है। आज की तारीख में कोई सोचे कि मायावती ब्राह्मणों को टिकट दे देंगी, इससे ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये बिल्कुल कपोल कल्पना है। मुख्यमंत्री तो जी मायावती ही बनेंगी अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। वो किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। ये बात तो दिमाग में बिल्कुल साफ है। जहां तक सवाल रहा पंचायत के चुनाव में, हो सकता है कि आप एक ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा करें और उसके गांव जवार में रिश्तेदार, नातेदार और इतनी वन ऑन वन पहचान होती है कि उसका भारी असर होता है कि उसके परिवार के जानने वाले लोग वोट दे देते हैं। लेकिन यही विधानसभा में हो जाएगा, यही लोकसभा में हो जाएगा, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या ब्राह्मण इस सरकार से नाराज हैं? इसका जवाब मेरा यह है कि इस वक्त जिन लोगों के सिर पे पड़ी है, वो ब्राह्मण हो, ठाकुर भी हों और बाकी जातियों के हों, तो वो नाराज हैं। जिन पे नहीं पड़ी है वो नाराज हैं, खुश हैं। इसका फैसला चुनाव के नजदीक जाके होगा। और योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में जरूर है कि ये सरकार ठाकुरों की सरकार है, ब्राह्मण इसमें दब रहे हैं कुछ, लेकिन योगी आदित्यनाथ ठाकुर होने के नाते इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ठाकुरवाद की राजनीति बहुत करते रहे हैं, लेकिन उनकी उस राजनीति ने उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दिलवाई है। उन्होंने हिंदू एकता की राजनीति की है जिसने उनको यहाँ तक पहुंचाया है।
अगर वो हिंदू एकता का कार्ड मजबूती से चलते हैं जिसमें लोग अपनी जाति भूल जाते हैं तो फिर वो चलेगा। और अगर लोगों को अपनी जाति याद आती है, अपने कंसर्न याद आते हैं, अपने कष्ट याद आते हैं, और सामने एक दिक्कत है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब आप बहुजन समाज पार्टी को देखते हैं वो ये है कि अगर मान लीजिए ये वाला कैटेगरी हमसे छिटक के जाती है तो कहाँ जा सकती है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी काम आती है कि वो एक ऑल्टरनेटिव खड़ा कर रही है न। मैं कुछ लोगों से मेरी बात है, उनका कहना क्या करें, किसे दें, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी है नहीं, या तो वो देश में बड़ी ताकतवर हो जाए तो फिर हम उसे, तो उनमें कांग्रेस एक विकल्प के तौर पे दिखती है। लेकिन कहीं समाजवादी पार्टी के पास ये वोट चले गए तो ये डर सत्ता प्रतिष्ठान में बहुत गंभीर है कि लोग किसी भी कारण से, किसी भी वजह से अगर वहां चले जाएंगे तो बड़ा नाश हो जाएगा। तो इससे इनके कई विकल्प खड़े रहे। बट विनोद जी, क्या ये पोटेंट फोर्स बन सकती है क्या कि मायावती के पास जाना एक विकल्प हो सकता है क्या? ये बात मैं आपकी मानता हूं और मैं बाकी जो हमारे विद्वज्जनों ने कहा मैं उनकी बात से सहमत हूं कि ज्यादा नाराजगी होने के बाद भी ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन जो CSDS का सर्वे कहता है कि 86% ब्राह्मणों ने वोट दिया है, क्या वो 86% इंटैक्ट होगा? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, अगर जरा भी छिटकता है तो क्या मायावती या BSP उनके लिए अल्टरनेट होंगे, क्या विकल्प होंगे? देखिए आशुतोष, जब हम बात कर रहे हैं तो आज की बात कर रहे हैं, 6 महीने बाद क्या होगा इस पर अभी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि क्या नैरेटिव गढ़ा जाएगा। लेकिन आज की तारीख में पहली बात तो यह है कि इस सरकार के बारे में जो अवधारणा बननी शुरू हुई कि ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है, अवधारणा मैं कह रहा हूँ, है कि नहीं वो अलग बात है। सबसे पहला योगी आदित्यनाथ ने आते ही क्या किया, उन्होंने कहा कि महापुरुषों की जयंती की छुट्टियां कैंसिल की और उसमें एक परशुराम जयंती की छुट्टी उन्होंने कैंसिल की। जो एक इमोशनल कार्ड जो है ब्राह्मणों के बीच में चलाया गया कि भाई साहब देखिए, इनको परशुराम जो है, जो हमारे अवतार हैं, जो विष्णु के छठे अवतार हैं, उनको इन्होंने तो मनुष्य बना दिया, महापुरुष बना दिया और उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी, बाकियों की नहीं कैंसिल की। तो यहाँ से शुरुआत होती है, उसके बाद फिर तमाम सारी घटनाएं जुड़ती चली जाती हैं। इसीलिए अखिलेश यादव परशुराम की बात कर रहे हैं, इसीलिए सतीश मिश्रा परशुराम की बात कर रहे हैं और इसीलिए आचार्य प्रमोद कृष्ण जैसे लोग भी परशुराम की बात करते हैं कांग्रेस की तरफ से। तो परशुराम एक प्रतीक बन गए ब्राह्मणों के बीच में, राम के बाद परशुराम। तो ये एक बना दिया कि भाई परशुराम, एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो आपका सवाल है कि विकल्प, देखिए निश्चित रूप से प्राकृतिक और स्वाभाविक विकल्प अगर भाजपा का कोई बन सकता है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के लिए तो कांग्रेस बन सकती है। पहला विकल्प 2 कारणों से, एक तो सपा से अगर मुख्य सरकार बनी तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे, बसपा की बनी तो मायावती जी होंगी, भाजपा की बनी तो योगी आदित्यनाथ की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री की अगर कहीं संभावना बन सकती है तो कांग्रेस में बन सकती है, बशर्ते कांग्रेस के पास न तो चेहरा है, न संगठन है, न ताकत है। तो ये एक समस्या ब्राह्मणों के सामने है कि भाई कांग्रेस के पास कैसे जाएं। जो अभी कहा सब लोगों ने कि भाई सत्ता आती हुई दिखे तब जाएंगे ना। जब भाजपा सत्ता आती हुई दिख रही थी 90 में तब ब्राह्मण उधर चला गया था, बसपा की सत्ता आते हुए दिख रही थी 2007 में तो उधर चला गया। तो सही बात है, क्योंकि मुखर और प्रखर वर्ग है, ये पढ़ा लिखा वर्ग है, तो एक अपने हित जरूर देखता है कि हित की सुरक्षा कहाँ हो सकती है। उसमें बसपा के साथ हो रही थी। दूसरा, अवध क्षेत्र में और मध्य उत्तर प्रदेश में खास करके जो राजा भैया को बंद किया था मायावती ने, साहस दिखा के, जिनको मुलायम सिंह और कल्याण सिंह नहीं कर पाए थे, उसका भी एक असर पड़ा था पूरे उस बेल्ट में ब्राह्मणों में, क्योंकि वो एक ब्राह्मण और ठाकुरों की जो जंग है पुश्तैनी, उसका एक रिफ्लेक्शन था। तीसरी बात यह है कि अगर सपा और बसपा, कांग्रेस को आप छोड़ दीजिए आप, क्योंकि सपा और बसपा के बीच में अगर चयन करना होगा, अगर ऐसी स्थिति आती है तो बसपा उनके लिए ज्यादा मुफीद है। उसका कारण यह है, सामाजिक कारण यह है कि जो दलित है ना, उसका अंतर्विरोध ब्राह्मण से उतना नहीं है गाँव में जितना पिछड़े के साथ है। जितना यादवों और ब्राह्मणों का झगड़ा जो है पूरे आपके रोहेलखंड, आपका मैनपुरी, इटावा, कानपुर देहाती सारी बेल्ट में जितना है, जितना पूर्वांचल में है, वो बसपा के वोट बैंक के साथ नहीं है। और चूंकि कांग्रेस के समय दलित और ब्राह्मण एक साथ वोट करते रहे हैं, पिछड़ों ने कभी कांग्रेस को उस बड़ी संख्या में वोट नहीं किया, वो हमेशा लोकदल के साथ जाते थे। तो ब्राह्मण की नेचुरल चॉइस बसपा हो सकती है सपा की तुलना में। मायावती इस बात को समझती है, 2007 में यह प्रयोग हो चुका है, इसीलिए उन्होंने फिर से एक बार, जो जिला पंचायत का जो अभी सिद्धार्थ जी ने बताया कि 40% सफलता मिली, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर वो 70, 80, 90, 100 ब्राह्मण को टिकट दे देंगे तो वहां तो जीत सुनिश्चित कर ही लेंगे, क्योंकि उनका एक वोट परसेंटेज ब्राह्मण मुसलमान मिला करके। लेकिन एक बड़ी समस्या ये मैं अभी भी मानता हूं, अभी ब्राह्मणों का गुस्सा बीजेपी से वैसे ही है जैसे कोई बेटा अपने पिता से नाराज हो जाता है अपने घर से और बड़ा नखरे दिखाता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, अलग रूट के बैठ जाएगा,
कि बाप उसको आके पुचकारे। अभी घर छोड़ने की स्थिति नहीं आई है बेटे की, वो स्थिति है ब्राह्मणों की। अभी घर छोड़ के वो कहाँ जाए। बिल्कुल रविकांत जी, इस पूरी डिबेट में जिस 90 के दशक में और 2010 तक या 2012 तक हम बात करते थे कि मंडल की जो पिछड़ी राजनीति है, दलित राजनीति है, जिसका एक अपने आप में बिल्कुल विलक्षण प्रयोग उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, क्या वो धारा अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी है? और वहां उसके कमजोर होने का कारण जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है वो, तो जो जहां ये माना जाता था कि अब सवर्ण जातियों के लिए अब वहां पर उनका वर्चस्व खत्म हो गया है, उनकी पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली, तो क्या बीएसपी की पॉलिटिक्स, ओबीसी की पॉलिटिक्स, मुलायम सिंह की पॉलिटिक्स वो कमजोर पड़ गई बुरी तरीके से? आपको अपने का अनम्यूट करना होगा। विनोद जी की एक बात मैं अभी बस जोड़ दे रहा हूँ। विनोद जी ने कहा कि ब्राह्मण जो है बीजेपी से नाराज तो है, लेकिन वो जाएगा नहीं। मैं समझता हूँ कि बीजेपी से नाराज नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ से नाराज है, और योगी आदित्यनाथ को इसीलिए हटाने की भी बात हो रही थी। अगर वो या केवल आशंका भर आ जाए कि योगी हटाए जा सकते हैं, तो ब्राह्मण कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से जो नीतियां हैं वो सवर्ण तबके के हितकारी हैं, इसलिए वो नीतियों को छोड़ करके वो सपा या बीएसपी के साथ जाएगा, इसकी गुंजाइश फिलहाल तो नहीं दिख रही है। अब मूल सवाल जो आपका है कि 90 के दशक से जो मंडल की राजनीति की शुरुआत हुई, दलित और पिछड़ों की राजनीति की शुरुआत हुई, हिंदुत्व की राजनीति के कारण क्या वो अब धारा धीमी पड़ती जा रही है? इसमें कोई गुंजाइश लग नहीं रही है कि वो मजबूत हो रही है। निश्चित तौर पर वो धारा बहुत क्षीण हुई है, और मैं समझता हूं कि उसके मूल रूप से दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि स्वयं इन राजनीति करने वाले दलों के अपने जो अंतर्विरोध हैं, जिसमें वो खाटी जातिवाद है, परिवारवाद है, करप्शन के चार्जेस हैं, और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की और हिंदुत्व की जो पूरी राजनीति है, जिसने जो छद्म पैदा किया, जिसने उस पूरे सामाजिक न्याय की राजनीति को खत्म करने के लिए जिस तरीके से गैर यादव और गैर जो जाटो वोटों में जो सेंध मारी है, और खास करके इन अंतर्विरोधों को बहुत बड़ा बना करके पेश किया है, और उस हद तक पेश किया है जहां नफरत पैदा हो जाए। मायावती की जो राजनीति रही है, जो उन्होंने 2007 में उसको बदला भी, उस धारा को, पहले भी वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुकी थी, मुख्यमंत्री बन चुकी थी, लेकिन एक चीज मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि उनकी नीतियां दलितों के सापेक्ष नहीं, जो पिछड़ा है, कमजोर तबका है, वंचित तबका है, उसके सापेक्ष बनी रही, चाहे बैकलॉग की भर्तियां रही हो या दूसरी इसी तरह की तमाम नीतियां। उन्होंने सहयोग लिया ब्राह्मण से, और सब लोग जानते हैं कि ब्राह्मणों को कुछ मलाहीदार पद दिए, कुछ मौके दिए, वो सतीश मिश्रा के रिश्तेदारों को मिले हों, किसी को भी मिले हों, लेकिन उन्होंने सब कुछ रखने की कोशिश की। बावजूद इसके उनकी नीतियां दलितों के हित में थी, सामाजिक न्याय की राजनीति के हित में थी। कुछ उन्होंने कंप्रोमाइज भी किए हैं, चाहे वो पेरियार को लेकर के हो, आइडियोलॉजी को लेकर के भी कंप्रोमाइज किया। जो अखिलेश यादव की राजनीति है, मुलायम सिंह की राजनीति है, मुझे लगता है कि ये पूरे तौर पर सामाजिक न्याय की राजनीति थी भी नहीं। उनके मुझे नहीं लगा, जैसे अखिलेश यादव के समय पर जो प्रमोशन में आरक्षण था उसको खत्म कर दिया गया, तो वहां तो सामाजिक न्याय की राजनीति थी नहीं, वो किसानों और नौजवानों को लेकर की राजनीति कर रहे थे खास तौर पर, और उन्हीं जातियों को जो बीजेपी के साथ जो बाद में गई, ठाकुर उन्होंने जोड़े, पिछड़ों को जोड़ा, और वो राजनीति की मुलायम सिंह ने। तो लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम पिछड़ी जातियां भी उभर करके सामने आ रही थी, और वो एक गठजोड़ बन रहा था, जो सामंती तत्व हैं उनसे वो मुकाबला कर रहे थे। अब जो राजनीति है, जैसे हम हिंदुत्व की राजनीति कह रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर वो जो परिवर्तन की जो धारा थी, और वो परिवर्तन का, मैं सिर्फ ये नहीं मानता हूं कि परिवर्तन का मतलब है कि पहले जो सवर्ण सामंती हैं वो उनका वर्चस्व है और दलितों और पिछड़ों का वर्चस्व हो जाए। मैं समझता हूं कि जो परिवर्तन है वो न्याय के साथ होना चाहिए। यहाँ वर्चस्व की जरूरत नहीं है लोकतंत्र में कि किसी का वर्चस्व हो जाएगा। तो न्याय के साथ जो परिवर्तन हो रहा था, वो परिवर्तन अब फिर से मुझे लगता है कि दूसरी दिशा में चला गया है। तो वही जो सामंती तत्व है जिसकी तरफ सिद्धार्थ जी ने इशारा किया था, मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ देता हूं कि खास करके देहातों में, गांव में जो पुलिस की व्यवस्था है, और साथ ही साथ जो नौजवान था ठाकुर,
और वो बेरोजगार भी है। मुझे लगता है कि इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो सवर्ण तबका है, खास करके उसमें ठाकुर बरादरी के जो नौजवान लड़के हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम हो रही है, वो बेरोजगार ज्यादा है, और उनके भीतर की उस ऊर्जा को धार्मिक रंग दे करके, जातिगत रंग दे करके जिस तरीके से राजनेता इस्तेमाल करते हैं, कभी दलितों के खिलाफ, कभी मुसलमानों के खिलाफ, तो उन्होंने भी इस बीच में जो एक किस्म की गुंडाई की है, उसने कहीं ना कहीं इस जातिवाद को, माने ठाकुरवाद को उभारने में एक बड़ी भूमिका अदा की। तो वो निश्चित तौर पर हिंदुत्व की राजनीति के चलते सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, उसमें जो नीतियां हैं, उसके जो मूल्य हैं, वो दरके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, सिद्धार्थ जी आपसे आखिरी सवाल, उसके बाद फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगा, छोटा सा जवाब चाहूंगा। ये जो योगी और मोदी का जो युगलबंदी है, योगी जो अपर कास्ट है, मोदी जो अपने आप को बैकवर्ड कास्ट के तौर पर पेश करते हैं, ये कॉम्बिनेशन आज की तारीख में विपक्ष में किसी के पास नहीं है। ना तो अखिलेश यादव के पास उस तरह का है, ना ही मायावती जी के पास उस तरीके का है। ये एडवांटेज है बीजेपी को, जिसकी वजह से देखिए निश्चित तौर पर ये बड़ा एडवांटेज है। और जो रविकांत जी कह रहे थे, जो आपका सवाल भी था उनसे, कि क्या हिंदुत्व की का जो पूरा वो गढ़ा गया है, सामाजिक न्याय की ताकतें क्या उससे कमजोर हुई है? निस्संदेह उन्होंने भी कहा कि हाँ कमजोर हुई है। और स्थिति यह है कि सामाजिक न्याय के लिए जो लोग लड़ाई लड़ते थे या जिनको लड़ना चाहिए, चाहे वो अखिलेश यादव हो या मायावती हो, आप देखें आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी नीट में आरक्षण नहीं, शिक्षक भर्तियों में आरक्षण की खुलेआम अनदेखी, बैकलॉग भर्तियों को पूरी तरह से कूड़े में डाल दिया गया, नहीं किया जा रहा है। इन किसी मुद्दों पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का झंडा उठाए हुए ये दोनों ताकतें जो हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या मायावती हो, इनकी तरफ से नहीं। आज एक बड़ी अजीबोगरीब चीज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बात करती है कि नीट में ओबीसी का आरक्षण को काटा गया या शिक्षकों की भर्ती में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा विरोधाभास सा दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा लगता है कि हिंदुत्व की वो ताकतें जो प्रभावी हुई हैं, उसके आगे जैसे इन्होंने हार मान ली है अपनी, और या उस लड़ाई को अपने पीछे छोड़ दिया है। और उस लड़ाई को भी अगर आप देखें तो आपने योगी और मोदी के कॉम्बिनेशन की बात कही, निसंदेह वो कॉम्बिनेशन अभी जो भी पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनौती खड़ी करने जा रही हैं, इनके पास नहीं है। ये सच है कि मोदी के पिछड़े होने का जो एक ऑरा क्रिएट हुआ था, वो ऑरा निस्तेज हुआ है, धीमा पड़ा है। लेकिन आज भी गैर यादव पिछड़ी जातियों का अगर हम देखें तो करीब आधे से भी ज्यादा का हिस्सा अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाई पड़ता है, और जो शायद उसको एक बड़ी ताकत बनाता है और उससे लड़ना एक बड़ी चुनौती खड़ी करता है। बिल्कुल। आलोक जी, पहले पिछड़ों की बात होती थी तो मुलायम सिंह यादव याद आते थे, लालू प्रसाद यादव याद आते थे, रामविलास पासवान याद आते थे, कांशीराम दलितों के नेता के तौर पर याद आते थे, मायावती का भी उसमें नाम हुआ करता था। यूपी के अंदर बेनी प्रसाद वर्मा हुआ करते थे। और जब 2000 विधानसभा का चुनाव 2015 के आसपास हुआ था बिहार के अंदर, तो भागवत का एक स्टेटमेंट था जिसको लालू यादव ने पूरा चुनाव उसके इर्द गिर्द घुमा दिया था और बीजेपी उसे फंस के रह गई थी। ये अखिलेश यादव कहने के तो ओबीसी के नेता एक तरीके से हैं, क्या इनकी पहचान अपने पिताजी की तरीके से बैकवर्ड पॉलिटिक्स, सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ जुड़ पाती है, या मायावती की भी जुड़ पाती दलित आंदोलन के साथ? ये मेरा ख्याल है आशुतोष, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किसकी पहचान क्या है। और अगर आप उत्तर प्रदेश की पिछले कुछ 15-20 सालों की राजनीति देखें तो ये जो हम लोग जिन मुद्दों का जिक्र करते हैं, ये मुद्दे अंदर कहने जरूर होते हैं, लेकिन इनके सामने हर बार एक चेहरा खड़ा होता है जो बहुत चमकदार चेहरा होता है। कांशीराम ने दलित आंदोलन को एक जगह तक पहुंचाया, एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की, लेकिन उसके बाद जब मायावती चेहरा बन गई तो उनके चेहरे की ताकत थी। ये जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग का कमाल कहते हैं कि ब्राह्मण और दलित एक साथ आ गए, वो कमाल उतना सोशल इंजीनियरिंग का नहीं था जितना वो इस बात का था कि मायावती का लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत होता है। जो उत्तर प्रदेश में तमाम ब्राह्मण परिवारों में, तमाम राजपूत परिवारों में और जो अगड़ी जातियों के और परिवार हैं, उनमें महिलाओं ने जाकर मायावती की पार्टी को इसलिए वोट दिया था, उनको लगता था कि बहन जी के आने के बाद कम से कम गुंडे काबू में रहते हैं और सड़क पर निकलना संभव होता है। ये मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौर में उन्होंने ये ख्याति अर्जित की थी समाजवादी पार्टी ने कि इनकी पार्टी तो गुंडों की पार्टी है। उसके बाद देखिए जब अखिलेश यादव आते हैं
अखिलेश को देखकर, अखिलेश की बातचीत, अखिलेश ने जिस तरह डीपी यादव को पार्टी में नहीं घुसने दिया, उससे जनता के मन में ये भाव जगा कि ये एक नए दौर की राजनीति करने नया लड़का आया है, इसके साथ अपने को खड़ा होना चाहिए। तो जो चेहरे सामने आ रहे हैं, एक चमत्कारिक व्यक्तित्व आता है, उस वक्त लोग जाति धर्म भूलकर एक साथ वोट देते हैं और तभी कोई पार्टी आंधी की तरह चुनाव जीतती है। यही नरेंद्र मोदी के साथ भी है, यही आप, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा नहीं गया, इसलिए आप योगी आदित्यनाथ को क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन उसमें है, लेकिन वहां चेहरा नरेंद्र मोदी ही थे। इसलिए कि राजपूतों ने वोट दे दिया हो योगी के नाते, ये नहीं गिना जाएगा। आज की तारीख में प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसा चेहरा है जो इस तरह, जिसके ऊपर लोगों की उम्मीदें भी हों और जिस पे सवाल कम हो, क्योंकि दिक्कत यह है जिस पर जितनी उम्मीद है उससे ज्यादा सवाल हैं। मायावती से अगर उम्मीद है कि लॉ एंड ऑर्डर, तो उसके साथ इतने सवाल आप देख ही रहे हैं, हम आप पूछ रहे हैं कि भाई खेल खेल रही हैं। अखिलेश यादव पर 4.5 साल की सरकार चलाने के बाद सवाल आ गया था, ये तो खुद कुछ करते ही नहीं है, इनकी सरकार में दूसरों की ज्यादा चलती है। क्या अखिलेश उस छवि को धोकर धो पहुंच के दोबारा खड़े होने में कामयाब होंगे? तो मुझे एक शंका है और बहुत वाइल्ड गेस हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको, हम लोग पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल ही धो के रखे हुए थे, मुझे ऐसी शंका है कि अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ी कोशिश करेगी, जैसा अभी वो, क्योंकि वहां भी एक बरसाती जोश आता है, अगर वो बरसाती जोश से आगे बढ़ते हैं और कुछ कंसिस्टेंट काम करते हैं, तो मुझे लगता है वो चुनाव में डार्क हॉर्स साबित हो सकती है। सरकार बनाएगी, सरकार बनाने की नौबत तक पहुंचेगी मैं नहीं कहूंगा अभी, लेकिन वो जिस दुर्दशा की शिकार थी, वहां से वो काफी आगे बढ़ सकती है। आपने एक ऐसे मकाम पे बात को किया, अगर अब मुझे अगर इस वक्त प्रोग्राम खत्म करूंगा तो शायद मैं बहुत अन्याय करूंगा, इसलिए मैं जरूर विनोद जी से पूछूंगा, सिद्धार्थ से और रविकांत जी से, लेकिन मैं चाहूंगा कि 30 सेकंड में जवाब दे तो बेहतर। विनोद जी आप बताएं। नहीं, मैं आलोक जी की बात से असहमत नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो बहुत ही धर्म संकट, दुविधा और असमंजस से जूझ रही है। प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट किया जाए कि ना किया जाए, करें तो कैसे करें, क्या करें, लल्लू को हटाएं कि ना हटाएं या बनाए रखें, प्रियंका जी रोज जाए कि ना जाए लखनऊ, मतलब अच्छा किसको टारगेट करें, पिछड़ों को टारगेट करें कि मुसलमानों को करें कि ब्राह्मणों को करें। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है, नेतृत्व को और दिशा को लेकर के बहुत ही दुविधा और असमंजस की शिकार है। जिस दिन इस असमंजस और दुविधा से निकल आएगी, उस दिन कांग्रेस कुछ ना कुछ जरूर कर सकती है। सिद्धार्थ, मुझे आलोक जोशी की बात पर पूरा भरोसा है और मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मुझे लगता है कि अगर अगले 6-7 महीनों में भी कांग्रेस पार्टी ने अपने को झाड़ पहुंचकर ही खड़ा कर लिया, तो सरकार बनाए ना बनाए, लेकिन हाँ यह है कि एक बड़ी ताकत तो जरूर बन के सामने आएगी। रविकांत जी आप भी इस राय से हैं? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं, क्योंकि मैंने भी बहुत जगह बात की है, खास करके जो नॉन जाटो दलित जातियां हैं और ब्राह्मणों में मैंने खास करके बुंदेलखंड में बातचीत की है, या जो मुस्लिम तबका है वो कांग्रेस का, मैं बात करता हूं कि विकल्प क्या है बीजेपी के सामने, तो सबसे पहले वो ये कहता है कि कांग्रेस हमारे लिए अच्छी हो सकती है लेकिन वो मजबूत नहीं है। तो पहला नाम जो आलोक जी ने कहा ना कि पहला नाम कांग्रेस का ही आता है, तो मुझे लगता है कि भविष्य में निश्चित तौर पर उसकी संभावनाएं हैं, बशर्ते जो विनोद जी ने कहा कि उसकी वो किस लाइन पर चलेगी, ओबीसी को आगे करेगी कि दलित पॉलिटिक्स लेगी। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो पहले की पॉलिटिक्स थी कांग्रेस की, जिसमें दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, वो उस पर लौट सकती है। उस पर अगर लौटेगी तो निश्चित तौर पर यूपी में उसको मजबूती मिलेगी। अभी जो सब लोग कह रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा उनको सीटें वीटें नहीं मिलने वाली हैं, लेकिन जो उनका वोट है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो 24 के लिए जरूर वो एक मार्ग बन सकता है। एक 10 सेकंड आलोक जी इसी, अगर कांग्रेस जो हम सब कह रहे हैं अगर उस तरह झाड़ पहुंच खड़ी होती है और लड़ती है चुनाव, तो एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 100 सीटें कितनी भी मिले मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी जरूर हार जाएगी तो, अगर कांग्रेस मजबूती से खड़ी हुई। ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। वो जो डेंट करेगी शहरों में और अपर कास्ट में, उसका बीजेपी को, और गैर जाटो दलितों में उसका बीजेपी को बड़ा नुकसान है। खैर ये तो सवाल है जिसको मैं हवा में छोड़ देता हूं ताकि, अच्छा सिद्धार्थ जवाब भी हवा में ही है। एक लाइन में कह दूं, अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिन पहले जो कहा था कि वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश को और समय दें,
विनोद अग्निहोत्री जी की बात दरअसल वहीं से शुरू होती है। वो भी ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी और समय दें, शहरी क्षेत्रों में सवर्ण जातियों के बीच में एक आउटलेट क्रिएट हो जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो। वो कारण क्या है आशुतोष कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी को या बसपा को वोट नहीं देंगे। वो बीजेपी से नाराज भी हो गए तब भी इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देंगे। अगर पार्टी ऐसे लोगों का वोट अपनी तरफ ले जाती है तो उसका किसी और को तो फायदा होगा ही होगा। ठीक है, रविकांत जी आप भी कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं, तो मैं सब लोगों से सहमत हूँ। यही बात है कि निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान होगा और कुछ उसकी परसेंटेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आगे के लिए रास्ता तय होगा निश्चित तौर पर, और जैसे ही उसके प्रतिशत बढ़ता है तो और जो लोग हैं वो जुड़ेंगे 22 के बाद। ठीक है, मुझे लगता है बातचीत को यहीं पे खत्म करना चाहिए, लेकिन एक बात मैं जरूर अंत में कहूंगा कि जिस तरीके से 1990 के बाद से, मंडल कमीशन के लागू होने के बाद से और काशीराम के उदय के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई तरीके की राजनीति शुरू हुई थी। मुझे लगता है कि अब वहां पे स्थिति पहुंच गई है जहां पे चाहे वो दलित आंदोलन हो, चाहे पे वो सामाजिक न्याय की लड़ाई हो या फिर हिंदुत्व की लड़ाई हो, अब उस धारा पे या उस मोड़ पर आकर खड़े हो गए जहां से वाकई में एक नई राजनीति आगे शुरू होती। अब उस नई राजनीति का असली वाहक कौन होगा, या वाकई में 2022 से कोई धारा निकलेगी या 2024 से कोई धारा निकलेगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर दलित आंदोलन भी कमजोर हुआ है, सामाजिक न्याय की लड़ाई भी कमजोर हुई है और हिंदुत्व की लड़ाई में भी डेंट लगा है। तो क्या इन तीनों के सिंथेसिस से कुछ नई धारा निकलेगी, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल हम इतनी सी बात कहेंगे कि हमारा फोकस 2022 का विधानसभा चुनाव है, उस पर ही नजर रखते हैं और ऐसे ऐसे मुद्दों पर हम आने वाले समय में और बातचीत करेंगे ताकि हमारे दर्शकों को उत्तर प्रदेश की राजनीति का सही चेहरा देखने में आसानी हो। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।